ओके। सो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937, अगेन एक स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। याद रखो, स्टोरी जैसा ये बहुत इजी लगता है बिकॉज महात्मा गांधी जी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग हम मेंशन बहुत पॉइंट्स कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937, ऑल्सो नोन एज वर्धा स्कीम, इसको वर्धा स्कीम बोला जाता है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937, एक इंडियन एक्ट था जिसका नाम है गंडे सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937। ठीक है। 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, बट उससे पहले एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जिसके थ्रू इंडियन एजुकेशन को हम थोड़ा सा प्रमोट करना चाहते थे। बेसिकली गांधी जी बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए थे, किसके थ्रू, कि एजुकेशन सिस्टम को देख देख के वो हो गए क्या, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस। मतलब इतना एजुकेशन सिस्टम ओनली ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इंडियन एजुकेशन कुछ भी नहीं है, लिटरेचर नहीं है, इंडियन कल्चर को, सिविलाइजेशन को हम सपोर्ट ही नहीं कर रहे, या फिर लोगों को इंडिपेंडेंसी नहीं मिल रहा, लोग स्वाधीन नहीं है। ठीक है। तो लोग डेमोक्रेटिक नहीं है, स्वाधीन नहीं है, एक दूसरे के बारे में सोच नहीं रहे हैं, अर्निंग के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो उसके लिए चेंजेस लाने के लिए एक स्कीम बनाए थे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 केम इनटू वर्क। कब काम पे आया, दैट मीन्स एक जैसे आइन होता है ना, आइन या बिल पास होता है, तो वो बिल वर्क और वर्किंग कंडीशन में जब आता है उसको टाइम लगता है। दैट मीन्स मैंने एक बिल पास करवाया 2009 में, वो मगर वर्किंग कंडीशन में आया 2010 में। सो 1 ईयर का टाइमिंग लग गया कि कैसे वो पार्लियामेंट में और असेंबली में जाएगा, वहाँ पे सब कोई उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे, उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्यों चाहिए ये स्कीम, क्यों ये बिल को पास करवाना, वो सब जानेंगे, उसके बाद करते हैं। तो ये स्टार्ट कब हुआ था पता है, आपके बुक में मेंशन नहीं है, वो भी मेंशन करती हूँ। दैट इज ये स्टार्ट हुआ था 1935 में, एंड 1935 के बाद इसको मॉडिफाइड करके पूरा स्कीम को वर्किंग कंडीशन में लाते लाते ये लग गया 1937, 2 साल का टाइम लग गया। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जो भी एक्ट है आपका इंडिया एक्ट, कांग्रेस वेर फॉर्म्ड इन 7 प्रोविंसेस, सॉरी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वेर फॉर्म्ड इन 7 प्रोविंसेस इन इंडिया। आप बोल सकते हो जैसे पहले के टाइम पे हमने बोला ना, इंडियन जो इंडियन जो कल्चर था, सिविलाइजेशन था, उसको प्रमोट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बट उस टाइम पे हुआ नहीं। तो उस टाइम पे लास्ट आपने एडम्स रिपोर्ट पढ़ा था, तो एडम्स रिपोर्ट में मेंशन था, उन्होंने अपने थर्ड जो पार्ट सबमिट किया, दैट मीन्स उन्होंने 3 रिपोर्ट दिया। तो फर्स्ट रिपोर्ट में उन्होंने पूरा कितना सेंसस है, कितना एजुकेशन लिटरेसी रेट है, वो सब के बारे में बताया, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सब बताया था। सेकंड रिपोर्ट में उन्होंने क्या मेंशन किया, उन्होंने मेंशन किया कि सेकंड रिपोर्ट इज ए डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ ऑल दीज रिपोर्ट्स, ऑल दीज एबव रिपोर्ट्स। एबव रिपोर्ट्स मीन्स जो मैकले मिनट्स था, या फिर उससे पहले जो जो रिपोर्ट्स आया था, हंटर कमीशन, चार्टर एक्ट, जो जो आया था, उसका एक डाइजेस्टेड फॉर्म था आपका सेकंड रिपोर्ट। थर्ड में क्या मेंशन किया गया कि ये थर्ड जो है ना, सेकंड थर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता था। तो थर्ड भी क्या हो गया, डाइजेस्टेड फॉर्म में ही आया। तो थर्ड में ये भी मेंशन किया गया था कि 5 डिस्ट्रिक्ट है, मुर्शिदाबाद हो गए, या फिर मद्रास हो गया, ये सारे मुंबई हो गए, तो ये सारे जगह पे क्या किया गया था, ये सारे एरियाज के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें जाके हमने सर्च किया, दैट मीन्स एडम्स ने एंड उनके जो मेंबर्स थे उन्होंने। तो उन्होंने वर्क करके निकाला कि क्या-क्या है। हिंदू स्कूल्स कितने हैं, प्राइमरी स्कूल्स कितने हैं, कितने कॉलेजेस बने हैं, संस्कृत कॉलेजेस कितने हैं, अरबिक स्कूल्स कितने हैं, ये सारे टाइप्स में उन्होंने पॉइंट्स मेंशन किया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या पता चला कि वो ओनली ऐसे पर्सन थे जो इंडियन कल्चर को सपोर्ट करते थे, बिकॉज़ वो एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे। दैट मीन्स जैसे हम बोलते हैं मिशनरी को सपोर्ट नहीं करके उन्होंने क्या सपोर्ट किया, सारे कल्चर्स को सपोर्ट किया, एंड स्पेशली जिस जगह हम हैं, दैट मीन्स हम क्या करते हैं, वी वर्शिप गॉड, हम भगवान को पूजते हैं। तो मेनी गॉड्स आर देयर, यहाँ पे बहुत सारे भगवान हैं, यहाँ है छोटे छोटे मंदिर में बन जाते हैं, पत्थर में भगवान है, सब में है। तो वो इन्फ्लुएंस हुए थे, तो उससे उनका मन बदला था, इसलिए वो इंडियन कल्चर को सपोर्ट करना चाहते थे। बट उस टाइम में कौन आए, और एक वुड वुड डिस्पैच है, तो उस पॉइंट पे वुड डिस्पैच आके जो उनका स्कीम बना, तो उस स्कीम के अकॉर्डिंग एडम्स की रिपोर्ट को हमने क्या किया, जस्ट लाइक ये नहीं चलेगा,
ठीक है। एडम्स रिपोर्ट को बैन किया गया, ये नहीं चलेगा, एंड वुड डिस्पैच का है। बट वुड डिस्पैच के बाद भी इतना सारा जो प्रॉब्लम चल रहा था, वुड डिस्पैच को हमने क्या बोला था, दैट इज अ माग्ना कार्टा। दैट मीन्स ये होता है जितने भी चार्टर एक्ट आए थे ना, तो हम बोल सकते हैं इसको फाउंडेशन, मैंने पहले भी बोला था इसको फाउंडेशन, दैट मीन्स ये फाउंडेशन चार्टर एक्ट है। ठीक है, इसके बेस्ड पे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया गया, बहुत ज़्यादा। सो एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को रखा गया, उन्होंने लैंग्वेज को रखा था, बट वो लैंग्वेज कोई हेल्प नहीं कर सका। अदर लैंग्वेज को भी सपोर्ट किया था, बट बहुत ही माइन्यूट में, दैट मीन्स थोड़े से अमाउंट में। परसेंटेज में देखिए तो अगर 10% उन्होंने अदर लैंग्वेज को सपोर्ट किया, तो 90% अपने इंग्लिश को सपोर्ट किया। तो उसके लिए जो जो प्रॉब्लम्स आए ना, तो इंडिया के लोगों ने बहुत ही फेस किया उसको। तो अभी उसके लिए गांधी जी 1937 में एक स्कीम लाए, वर्धा स्कीम। ठीक है, ये किसके साथ आया, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के साथ। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड हो गए बहुत सारी जगह पे। ठीक है, जैसे कि इंडिया के 7 प्रोविंसेस में डिस्ट्रिक्ट जैसे होता है ना, जैसे स्टेट्स होते हैं, ये 7 स्टेट्स बोल सकते हैं। उस टाइम में स्टेट्स नहीं थे एक्चुअली, उसको मेंशन नहीं कर सकते स्टेट्स, उसको मेंशन किया जाता है प्रोविंसेस, दैट मीन्स एरिया, पर्टिकुलरली जहाँ पे गवर्नमेंट वर्क करते हैं, वो सारे एरिया। सो दीज मिनिस्ट्रीज वेर रिकमेंडेड टू प्रोवाइड, इस मिनिस्ट्रीज को क्या बताया गया था पता है, बिकॉज ये इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग था, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग था। सो इसलिए वो चाहते थे कि बच्चों को प्रोवाइड किया जाए फ्री, रिलायबल एंड कंपलसरी एजुकेशन। सारे बच्चों को हम क्या देंगे, फ्री में एजुकेशन देंगे, रिलायबल, जिसे सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स जैसे कि मैं ऐसा एजुकेशन दूंगी कि सारे लोग समझ पाए। ठीक है, वो हो गया रिलायबल। दैट मीन्स ये सबको हेल्प करेगा, सबको समझ पाते हैं, उससे नॉलेज ले पाते हैं। एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, अभी दैट टाइम गांधी जी वॉज अ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर ऑफ इंडिया। उस टाइम में आपको पता है गांधी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर थे, हु कैम to meet the situation and advocated a scheme of primary education based on Indian traditional culture। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट को रख सकते हैं। क्या किए, वो बहुत ही ज्यादा क्या हुए थे, दुखी हो गए कि इतना ज़्यादा एजुकेशन में इतना कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स जो बोलेंगे वही मानना पड़ेगा। इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम था उसको हटा के उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को चलाया। सो प्राइमरी एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्या था, इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर के थ्रू प्राइमरी एजुकेशन चले। दैट मीन्स कल्चरल, अगर अपलिपमेंट चाहिए, कल्चर को, संस्कृति को अगर बढ़ाना चाहते हो ना, तो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग। तो वो जो भी टीचर्स वहाँ पे पढ़ाएंगे स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में, वो क्या यूज़ करेंगे, मदर टंग यूज़ करेंगे, मातृभाषा यूज़ करेंगे, व्यवहार करेंगे। हो गया। बट दिस रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। इस टाइम में उनको क्या प्रॉब्लम हुआ, जो प्रॉब्लम पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी फेस किया, बट उनके पास उतना मनी था, फिर भी वो उन्होंने फेस किया। क्यों, वो नहीं चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, दैट मीन्स इंडिया के लोगों के लिए कुछ भी इंडियन एजुकेशन जैसा सेटअप करे, एंड इंडिया के लोगों को उनके ही लैंग्वेज के थ्रू वो क्या करे, एजुकेट करे। ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहता था, क्योंकि उतना पैसा क्यों खर्चा करें, अगर हमारी कंपनी का कोई भी डेवलपमेंट ना हो, हम क्यों पैसा खर्चा करें, राइट। तो वही चीज को चेंज किसने किया, महात्मा गांधी ने। सो महात्मा गांधी ने सोचा कि एजुकेशन को बदलेंगे, बट एजुकेशन के लिए जो फंड्स चाहिए वो फंड्स नहीं मिल रहे थे, वो फंड्स नहीं मिल रहे थे। दस द सिचुएशन वाज मोर, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे बढ़ जाएंगे, सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा खराब हो गया सिचुएशन, उसको हम बोल सकते हैं ना बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाना। तो महात्मा गांधी जी वैसे ही इस प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स में घुस गए। तो सिस्टम्स में विदाउट फंड अभी एजुकेशन कैसे चलेगा, विदाउट फंड। सो टू एंड दिस डिलेमा, दैट मीन्स जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा था उनके माइंड में, जो प्रॉब्लम्स चल रहा था, दैट इज एजुकेशन को चलाओ कि नहीं चलाओ, ये स्कीम बनाओ कि नहीं बनाओ। सो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसा एजुकेशन स्कीम बनाया जहां पे पैसा नहीं लगेगा।
सो कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, पाठशाला जैसा पहले था वैसे ही पढ़ाई होगा, स्कूल रहे ना रहे, बट बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देंगे, कंपलसरी फ्री एजुकेशन देंगे, एंड दैट इज कॉल्ड मास एजुकेशन। क्योंकि यहाँ पे प्री कंपलसरी एजुकेशन था, तो जितने भी लोग रहते थे ऐसे होता था कि बच्चे पढ़ रहे तो बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी पढ़ते थे, माता पिता भी पढ़ते थे, तो ये मास एजुकेशन था, मास में बहुत नंबर्स में बच्चे आए पढ़ने के लिए। ठीक है। एंड इसके थ्रू महात्मा गांधी का जहाँ पे भी बात आता है ना, तो और एक वर्ड आता है, वोकेशनलाइजेशन। वोकेशनलाइजेशन, वोकेशनल लिखेंगे, देन IZATION, वोकेशनलाइजेशन। दैट मीन्स वो वोकल यूज करते थे। वोकल मीन्स होता है, हम लोग बोलते हैं वोकल मीन्स होता है वॉइस। यहाँ पे वॉइस नहीं, जस्ट लाइक हम कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वॉइस रेज करते हैं, अपना आवाज उठाते हैं, तो यहाँ पे हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम स्किल्स को लर्न करेंगे, हम अपने एबिलिटीज को बढ़ाएंगे, जो हमारा सीखने का कैपेसिटी है, हम सीख सकते हैं, वी आर कैपेबल टू लर्न, हम कोई चीज को लर्न कर सकते हैं, वो इंक्रीज करेंगे, सो दैट बच्चे इधर पढ़ते पढ़ते उधर क्या कर सकते हैं, वोकेशनल हो सकते हैं, स्किल्स को लर्न कर सकते हैं, एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकते हैं, क्योंकि वो अर्निंग में अपने फैमिली को हेल्प कर सके। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या आया, जो उनका सब्जेक्ट मैटेरियल्स था ना, तो जितना आप लोग पढ़ते हो सिर्फ उतना ही सब कुछ है, बट उसके साथ कोई कोई एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर सीखेगा, या फिर स्पिनिंग का काम सीखेगा, या फिर जस्ट लाइक चरखा चलाना, स्पिनिंग मीन्स सूता काटना, या फिर चरखा चलाना, दैट इज उस वर्क को सीखेगा, फिर गार्डनिंग सीखेगा, जिससे वो थोड़ा अर्निंग कर सकता है, पैसा कमा सकता है, एंड फैमिली को हेल्प कर सकता है, वो चीज़ था। तो महात्मा गांधी इज अ फादर ऑफ नेशन, ये तो जानते हैं, कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू इंडियन फ्रीडम, इंडिया के फ्रीडम के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। ठीक है, अपने लाइफ को, अपने वर्क को डेडिकेट कर दिया, अपने पूरे जीवन को उन्होंने दे दिया इंडिया के लिए। ठीक है। लाइफ एंड वर्क्स हाईली इन्फ्लुएंस इंडियन लाइफ, उनका जो वर्क है, उनका जो पूरा जीवन था, दैट इज अ लाइफ वर्क था, वो सारा इंडिया को डेडिकेट किया, क्योंकि वो इंडिया के लाइफ को बढ़ाना चाहते थे। तो इंडिया की लाइफ मीन्स इंडिया के जितने पॉपुलेशन है उनका लाइफ बिल्डअप हो, अच्छे से चले, क्योंकि वो क्या थे, पहले ब्रिटिशर्स के अधीन में थे, दैट मीन्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिशर्स फॉर देयर फूड, फॉर देयर क्लॉथ, फॉर देयर बेसिक एजुकेशन एटसेट्रा, उनके प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी वो डिपेंड करते थे ब्रिटिशर्स के लिए। बट अभी इन्होंने क्या किया, फ्री कंपलसरी एजुकेशन देके इनको इंडिपेंडेंट करवाया। ठीक है। सो इसमें जो बेसिक आइडिया था, आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का बेसिक आइडिया क्या है? पहले तो मैंने बोला कि ये फादर ऑफ नेशन है, इंडिया के लाइफ को मॉडिफाई कर रहे, चेंज करना चाहते हैं, इंडिया की लाइफ को, भारतीय जो जनजीवन है उसको उन्होंने बदला। ठीक है। उसके साथ उन्होंने क्या किया, नॉन वायलेंस का सपोर्ट किया, नॉन वायलेंस को सपोर्ट किया। वो जानते हैं आप, वो ट्रूथ में बिलीव करते थे, एंड ट्रूथ एंड क्या बोल सकते हैं, नॉन वायलेंस, दैट मीन्स अहिंसा या सत्य, सत्य या अहिंसा के पथ पे चलते थे, ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो वही चीज उन्होंने क्या डाला, एजुकेशन के थ्रू बच्चों में डाला, इंडिया के पर्सन्स में डाला, यही था उनका मेन मोटो। ठीक है। बट उस टाइम में क्या था ना, नेवर फाउंडेड एनी स्कूल और कॉलेजेस, जस्ट लाइक वहाँ पे मदर टंग के थ्रू एजुकेशन हो सके, ऐसा कोई भी एक स्कूल कॉलेज नहीं था कि वहाँ पे मदर टंग के थ्रू पढ़ाई हो रहा है। तो उन्होंने बेसिक आइडिया दिया एजुकेशन सिस्टम के लिए। सो दिस बेसिक आइडिया और बेसिक आइडिया ऑफ एजुकेशन लीड्स philosophy of basic education, philosophy, that is called meaning and philosophy of basic education, philosophy, what is philosophy, what do you mean by philosophy, कोई जानते हैं philosophy वर्ड का मतलब क्या है, क्या बोल सकते हैं बताइए, कोई जानता है philosophy क्या है? साइंस ऑफ साइंस, दैट इज बोल सकते हैं, दिट इज इट इज द नॉलेज पार्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सिंपल अगर बोलेंगे, नॉलेज पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो आप एजुकेशन ले रहे हो ना, एजुकेशन इज important part, it is an important part for our life, because it imparted our knowledge or imparting its knowledge into us, just like हम कप में पानी डालते हैं, वैसे एजुकेशन हमें नॉलेज डालता है। तो ये जो नॉलेज को हम जिस वे से सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड फिलोसॉफी।
उसी को हमने फिलोसॉफी मेंशन किया। फिलोसॉफी, हाँ, आइडिया एंड बेनिफिट ऑफ लाइफ। हाँ, स्टडी ऑफ आइडिया एंड बेनिफिट ऑफ लाइफ। सो वो एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं एक कॉइन का जैसे दो साइड्स होता है ना, सो एक साइड है एजुकेशन, दूसरा साइड है फिलोसॉफी। ठीक है, फिलोसॉफी। सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, वो बहुत ही इन्फ्लुएंस किए थे लोगों को फिलोसॉफी के थ्रू, उनके फिलोसॉफी के थ्रू, कि फिलोसॉफी एजुकेशन क्या है, फिलोसॉफी ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी एजुकेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक एजुकेशन फॉर इंडियन लाइफ, इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन। इंडिया के लोगों के लिए ये क्यों चाहिए, क्या है इसका इम्पोर्टेंस, क्या है, क्यों हम प्राइमरी एजुकेशन को फॉलो करें, क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 30-40% लोग पढ़ते थे, बट मेजोरिटी में कोई पढ़ाई नहीं करता था। सो बच्चे इलिटरेट थे, पेरेंट्स इलिटरेट थे, गर्ल्स तो बहुत ही कम पढ़ने जाते थे, तो इस वजह से ये सारा चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो लोगों का फिलोसॉफी को बदलाना, दैट मीन्स उनके नॉलेज को, उनका जो सेंस है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर हम बोलते हैं, दैट इज उनका सेंस, ज्ञान को आप नहीं चेंज करोगे सोसाइटी के बेस्ड पे, तो सोसाइटी भी चेंज नहीं होगा। अगर सोसाइटी चेंज नहीं होता, एजुकेशन भी बच्चे नहीं ले सकेंगे। तो उसके लिए उन्होंने फिलोसॉफी ऑफ बेसिक एजुकेशन पहले लोगों को बताया। सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ट्रू एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन चाइल्ड। एक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट अगर आप बोलते हो ना, हम लोग कितने बार पढ़ चुके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल होता है, ये एनवायरनमेंट के थ्रू पॉसिबल होता है एंड हेरिडिटी के थ्रू। बिकॉज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जब कंबाइन हो जाता है, दैट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, नेचर एंड नर्चर, तभी जाके हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, प्रोसीड करता है, हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट, विकास होता है। तो उन्होंने बोला, गांधी जी ने बोला कि ये जो एजुकेशन है, ट्रू एजुकेशन हम किसको बोलेंगे, सटीक मात्रा में अगर शिक्षित होना है, तो उसे क्या बोला जाता है, कि इसके थ्रू, अगर शिक्षा के थ्रू किसी भी बच्चे का संपूर्ण रूप से विकास होता है, दैट इज कॉल्ड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। अगर होता है पॉसिबल एंड उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं टोटल बॉडी ग्रोथ, टोटल माइंड ग्रोथ, देन उसको हम एजुकेशन बोलेंगे। तो एजुकेशन एक पाथवे है, एक रास्ता है, राह है, जिसके थ्रू एक बच्चे को सटीक मात्रा में, दैट मीन्स कंप्लीट अमाउंट में क्या मिलता है, एजुकेशन के साथ डेवलपमेंट, ग्रोथ, सब कुछ मिलता है। माइंड का डेवलपमेंट, बॉडी का ग्रोथ, सब कुछ पॉसिबल होगा। ठीक है। अच्छा, जो बेसिक एजुकेशन है ना, तो महात्मा गांधी का एक पुराना कंसेप्ट था। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट, 3R कंसेप्ट, इसको याद रखिएगा, 3R एंड 3H। मैं दो चीज मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपके बुक पे भी मेंशन नहीं है। अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छा करना है, देन इसको भी थोड़ा सा मेंशन करिएगा। ठीक है, 3R डैश मेंशन कर रही हूँ एंड 3H। ठीक है, 3R है, 3H है। मैं आपको एक एक बता रही हूँ, पहले आप एक पेपर में लिख के रखिए, ऐसे मार्क कर दीजिए, एंड यहाँ पे भी 3 मार्क कर दीजिए। ठीक है, हिंदी बच्चे पे कर लो एंड इंग्लिश बच्चे पे कर लो। 3R, दैट इज आर फॉर, आपको क्या लगता है, आर फॉर कुछ 3 वर्ड्स होंगे जिसका पहला अल्फाबेट आर होना चाहिए, बट नहीं। एक हो गया रीडिंग, एक हो गया रीडिंग, तो थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ पे मुझे लिखने को तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो रीडिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट आया एरिथमेटिक, एरिथमेटिक मैथमेटिकल। ठीक है, यहाँ पे एरिथमेटिक मेंशन करिए, एरिथमेटिक। चेंज हो गया, सॉरी। वेट, देन एरिथमेटिक मेंशन करो, एरिथमेटिक, एंड लास्ट बच गया, दैट इज लास्ट वन इज जहाँ पे रीडिंग होता है, एरिथमेटिक होता है, उसके साथ एक होगा आपका जहाँ पे ना सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है, दैट मीन्स आप लॉजिकल थिंक कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर अपने माइंड को रीड कर सकते हैं उस पॉइंट से। तो यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग जहाँ पे कल्चर्स आएगा, रिचुअल्स आएगा, इस पॉइंट पे हम मेंशन करेंगे इसको। ठीक है, तो इसका वर्ड थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि बुक में मेंशन नहीं है, तो मैं उसके लिए वर्ड्स थोड़ा सा ढूंढ लेती हूँ। ये गांधी जी का कंसेप्ट था, बट अभी थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, 3H में उसको कन्वर्ट किया गया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। वेट 1 सेकेंड ओनली।
सो गांधी जी का जो 3 आर था दैट इज़ अ राइटिंग। नेक्स्ट है राइटिंग। अगर रीडिंग किसी को पॉसिबिलिटीज़ में नहीं मिलता है, राइटिंग डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है बट फिर भी हम राइटिंग करेंगे। र आ रहा है ना, वो ही पहले तो वहाँ पे संस्कृत में मेंशन रहता था। इस वजह से ये इंग्लिश में जब कन्वर्ट हुआ ना तो 3 आर भी मेंशन किया गया गांधी जी के थ्रू। अदरवाइज़ इसको हम संस्कृत में ही पहले लिखते थे, रीडिंग, अरिथमेटिक एंड आपका जो राइटिंग है। तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए राइटिंग, यहाँ पे मेंशन करिए राइटिंग, उसके बाद मैं 3H बताती हूँ, ठीक है? तो उनका कहना था राइटिंग क्या होता है ना, राइटिंग आपके माइंड से आता है। सो अगर आप खुद के माइंड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं करते हो, आपके मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा है। क्यों? आप अच्छे से कोई चीज़ को खा नहीं रहे हो या फिर समझ नहीं रहे हो, दैट मीन्स आपका न्यूट्रिशंस अगर लैक किया देन आप ग्रोथ नहीं हो सकता आपका। अगर आपका न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते, तो रीडिंग पॉसिबल नहीं होगा। अगर रीडिंग पॉसिबल नहीं हुआ तो राइटिंग भी पॉसिबल नहीं होगा। राइटिंग पॉसिबल नहीं हुआ तो आप लॉजिकली कोई चीज़ को कर नहीं सकते। इसलिए ये 3 आर है। रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, ये तीनों को मेंशन कर दिए। अभी 3H लिखिए। हैंड, ठीक है? हेड, हार्ट। हैंड हाथ है। हैंड, हाँ, HAND, हैंड। हेड लिखिए। हेड, HAED, हेड एंड हार्ट, दिल, ठीक है? HERT, हार्ट मेंशन करिए। ये 3H है। तो उन्होंने बताया था कि जब भी आपको कोई नॉलेज लेना रहता है तो आपको कोई कुछ पूछ रहा है? ओके। सो जब भी आपको हाँ, बोलिए। हैंड, हेड एंड हार्ट। ओके। सो यहाँ पे आप एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हैं, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स कभी-कभी बताती हूँ, वो आपके ऊपर है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, समझ के रखो बस, ठीक है? आप चाहो तो शॉर्टकट मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स अच्छे आएँगे, आपके हिसाब से है, आप जैसा प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, ठीक है? अभी देखिए ये जो 3H है, मैंने मेंशन किया, एक H हो गया हैंड और एक H हो गया आपका हेड और एक H हो गया आपका हार्ट। तो हार्ट के लिए आपको क्या है, इमोशनली आप थिंक करेंगे तो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। हैंड, हैंड जब डेवलप्ड होता है दैट मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट, दैट इज जब आपके बॉडी का ग्रोथ हो रहा है ना, आपका हाथ बढ़ गया, पैर बढ़ गया, तो यहाँ पे हमने हैंड मेंशन किया, तो हैंड के थ्रू आप राइटिंग कर सकते हैं। तो आपका फिर से आर भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है कि इसके थ्रू आर इन्वॉल्व हो गया। ये नहीं होगा तो आप राइटिंग नहीं कर सकते, ऑब्वियस है। रहा बाकी हेड, हेड में आप नॉलेज को रखते हो, एरिथमेटिक लॉजिकली थिंक करते हो। तो ये पहले था 3 आर, अभी के टाइम पे है 3H। पहले के टाइम पे था 3 आर बिकॉज 3 आर में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहता था, बिकॉज रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक में ए से स्टार्ट होता है, अरिथमेटिक राइटिंग में डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ, तो ये कंफ्यूजन रह गया, इसलिए 3H कर दिया। उनके कंपैरिजन में हमने थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई करके 3H कर दिया, ठीक है? इस पॉइंट को एक्स्ट्रा करके आप लिख सकते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है? उसके बाद देखिए, द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या नीड करेगा, बेसिक नीड्स को फुलफिल करना है। बेसिक एजुकेशन का मेन मोटो क्या रहा कि बच्चे का बेसिक नीड्स को फुलफिल करना है, जो भी उसका दैनंदिन, दैनंदिन मीन्स एवरीडे लाइफ में जो भी नीड है, उसके नीड्स रहते हैं, उसको फुलफिल करना है, ये बेसिक था। देन उसके साथ और क्या करना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है बाय कल्चर, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक ए चाइल्ड सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। आपको खुद के ऊपर ही भरोसा रखना है, आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, ये होना है, एंड सेल्फ सफिशिएंट, खुद में संपूर्णता ढूंढे, ठीक है? आप सफिशिएंट हो हर एक चीज के लिए। हम, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलता था ना, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, ये हमारा गवर्नमेंट भी अभी भी बोलता है। बट इंडियन गवर्नमेंट जब स्टार्ट हुआ था, मीन्स इंडियन एक्ट जब आया था, कांग्रेस गवर्नमेंट आया, तो उसके साथ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के साथ महात्मा गांधी ने मेंशन किया कि हमारे लोग सब संपूर्ण है, अगर उनको प्राइमरी एजुकेशन मिल जाए तो वो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है, उन्होंने मेंशन किया। एंड वो बनाना भी चाहते थे बच्चों को, वही, ठीक है? दैट मीन्स गांधी जी वांटेड ए साइलेंट सोशल रिवॉल्यूशन।
शांतिपूर्वक जो चेंजेस होते हैं ना, परिवर्तन होते हैं सोसाइटी के, वो चाहते थे बेसिक एजुकेशन के माध्यम से। सो चाइल्ड को कैसे बेसिक एजुकेशन मिले, उनको गाइड किए, और गाइड करने के साथ साथ उनके फ्यूचर में उन्हें कौन से अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, कौन से चीज में जाना चाहिए, जॉब करना चाहिए, वो सब बताया गया। सो इनका जो प्रपोजल था, क्यों था, देखो ये नीड है, बेसिक प्रपोजल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। क्या प्रपोजल था? पहले तो फ्री यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल बिटवीन द एज ऑफ 7 to 14 ईयर्स। 7 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन डालना है अकॉर्डिंग टू बेसिक एजुकेशन। वर्धा स्कीम और बेसिक एजुकेशन के थ्रू क्या बताया गया, कौन सा प्रपोजल रखा गया कि 7 से 14 साल के बच्चों को हम यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे। अच्छा, हमारा आर्टिकल नंबर 21A एंड आर्टिकल नंबर 21A के साथ और एक है 45, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो यहाँ पे रहते हैं, उसमें मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू आरटी ऑल्सो, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है कि हमारे बच्चों को 6 से 14 साल तक जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, निशुल्क हम देंगे, शिक्षा निशुल्क होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी हम पैसा नहीं लेंगे। बट यहाँ पे क्या मेंशन किया, 7 से 14। अच्छा, आपका वॉइस ना बहुत ही कट के आ रहा है, क्या बोले आप, फिर से रिपीट करेंगे, क्या पूछ रहे हैं? रिलायंट, सेल्फ रिलायंट। ओके। अच्छा, फ्री यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल बिटवीन द एज 7 to 14 ईयर्स। देन नेक्स्ट, मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मातृभाषा रहेगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए, पढ़ाई के लिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है टीचिंग, टीचिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कौन सा रहेगा, मदर टंग रहेगा। द एजुकेशन शुड बी क्राफ्ट ओरिएंटेड। क्राफ्ट मीन्स होता है, ये ड्राइंग को हम यहाँ पे क्राफ्ट नहीं मेंशन करें, ड्राइंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ है, एग्रीकल्चर पॉइंट, गार्डनिंग, जिसके थ्रू आप स्किल्स लर्न करते हैं, कोई काम सीखते हो, एक्स्ट्रा काम नहीं सीखते हैं, जैसे स्कूल में जाते हैं तो एक्स्ट्रा काम देते हैं, असाइनमेंट वर्क देते हैं, या फिर डांसिंग सिखाते हैं, या सिंगिंग, स्विमिंग, या फिर एटसेट्रा स्पोर्ट्स में जाते हो। अभी के टाइम में स्पोर्ट्स है, उस टाइम में नहीं था, तो वहाँ पे हम क्राफ्ट ओरिएंटेड इसको मेंशन करते हैं। ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ये क्राफ्ट ओरिएंटेड है। क्या है? क्राफ्ट ओरिएंटेड है। सो इसके बाद इसमें क्या क्या आ सकते हैं, स्पिनिंग, वीविंग। वीविंग मीन्स जानते हैं आप लोग, सिलाई बुनाई हम जो बोलते हैं हिंदी में वही है। देन कार्डबोर्ड, दैट इज कार्डबोर्ड मेकिंग। कार्डबोर्ड मेकिंग जो आप लोग यूज करते हैं ना, कार्डबोर्ड, हाँ, डिफरेंट यूजर्स में आते हैं, घर के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाने रूम को, तो कार्डबोर्ड पहले के टाइम पे यूज होता था। कहीं पे आपको एक टेबल जैसा बनाना है तो वहाँ पे मोटे मोटे कार्डबोर्ड्स यूज होते थे, या फिर पढ़ने के लिए हम लोग जो बोर्ड यूज करते वो कार्डबोर्ड होते थे, तो उस जैसा चीज़ों को हम बनाते थे। उस टाइम में ये सारे थे। वुड वर्क, लकड़ी का काम सीखना, ठीक है? लेदर वर्क, चमड़ा के काम को सीखना। देन किचन में गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, फिशरी, मत्स्य चाष, दैट इज़ कैसे मछलियों को आप ग्रो करवाओगे, उसको कैसे फार्मिंग में, जैसा हम कहते हैं ना फिश फार्मिंग, वही चीज़ है। सो ये सारे सुइटेबल क्राफ्ट्स है बेसिक एजुकेशन में। बेसिक एजुकेशन में ये सुइटेबल क्राफ्ट्स थे। देन 5th पॉइंट में क्या है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक व्यू। इकोनॉमिक अर्थनीति के हिसाब से भी तो देखना है, क्योंकि हमें घर को हेल्प करना है। मैं एक छोटी बच्ची हूँ, सपोज थिंक कर लीजिए मैं 7 ईयर्स की हूँ, मैं पढ़ने गई हूँ, ठीक है, उसके साथ मुझे एक्स्ट्रा चीज भी सिखाया जाएगा, एंड मैं उस चीज को कहीं पे मार्केट में बेच के मैं 2 पैसा ला सकती हूँ, इससे मेरा फैमिली को हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। सिलेक्टेड क्राफ्ट शुड बी प्रैक्टिस, तो उसके लिए जो भी क्राफ्ट मुझे सीखना चाहिए मुझे सिखाया जाएगा। द सोशल एंड साइंटिफिक इम्प्लीकेशन ऑफ सिलेक्टेड क्राफ्ट मस्ट बी टॉट। सोशल एंड साइंटिफिक, पहले तो सोशल मीन सामाजिक, सोसाइटी में कैसे उसको यूज करेंगे, जो क्राफ्ट आपने सीखा कौन से काम में आएगा। एंड साइंटिफिक, कैसे उसको विज्ञान के क्षेत्र में आप यूज करेंगे, कैसे उसको विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर विज्ञान के जगह पे जहाँ पे साइंस का काम चलता है, या फिर साइंस रिलेटेड कोई भी इन्वेंशन चल रहा है, कोई भी उद्भावन चल रहा है, उसमें कैसे यूज करेंगे, तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, टीचर एज अ टीचर वहाँ पे शिक्षा देंगे बच्चों को। उस टाइम में बताया गया था, all the subjects to be taught were to be integrally associated with the selected craft। जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे ना कॉलेज में या स्कूल्स में, वो सारे इसी क्राफ्ट के ओरिएंटेड ही होंगे।
मतलब आपको अगर एक बुनाई का या सिलाई का काम सीखना है, वीविंग एंड स्पिनिंग का काम सीखना है, दैट मीन्स आपको उस सब्जेक्ट के बेसिस पे पढ़ना भी है स्कूल पे। कैसा किया जाता है, कौन सा हम ऐसे करेंगे तो कौन से टाइप का सूता आएगा या फिर थ्रेड आएगा, एंड थ्रेड का थिकनेस कितना होगा, थिनिंग होगा या थिकनिंग होगा, क्या होगा, वो सब सिखाया जाता था। अभी करिकुलम उस टाइम पे कैसा था, द फॉलोइंग आर द मेजर सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया है, प्लीज कट करिएगा, 1 टाइम लिखिएगा, कट कर दीजिएगा। 2 टाइम्स मैंने सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिए, ठीक है? उसको कट कर दीजिएगा। सब्जेक्ट्स सजेस्टेड इन वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, तो वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी एक हुआ था जहाँ पे ये सारे करिकुलम को रखा गया। जैसे एक स्कूल में पर्टिकुलर करिकुलम होता है ना, जैसे देखिए कि नहीं, कुछ स्कूल्स में कॉमर्स है, बट कुछ स्कूल्स में कॉमर्स नहीं है। +2 में कॉमर्स है कुछ कॉलेज में नहीं है। साइंस है कुछ जगह पे, कुछ जगह पे नहीं है, ऐसे होते हैं। सो उस टाइप का है। तो ये शिक्षा कौन निर्धारित कौन करता है, दैट मीन्स कौन इम्प्लीमेंट करता है कि इस टाइप का होगा। तो एक एक कॉन्फ्रेंस बनता है, वहाँ पे करिकुलम को सेट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड करिकुलम। जो भी कोर्स चलता है आपके स्कूल में या कॉलेज में, उसको हम करिकुलम मेंशन करते हैं। जो कोर्सेस चलता है उसको हम करिकुलम, जैसे आपका बीएड का कोर्सेस ये है तो ये आपका करिकुलम है। ठीक है। तो बेसिक क्राफ्ट रहेगा, कंपलसरी क्राफ्ट्स को हमने रखा, दैट इज स्पिनिंग, वीविंग, कारपेंटरी हो सकता है, एग्रीकल्चर और फ्रूट एंड फ्लावर कल्टीवेशन, दैट इज हर्टिकल्चर भी आप मेंशन कर सकते हो, उसको हर्टिकल्चर बोलते हैं एक एक वर्ड में। लेदर वर्क, और दैट इज अ कल्चरिंग फिश, फिश कल्चर आप लिख सकते हैं। पोल्ट्री, पोल्ट्री में जैसे बतख, डक एंड hen को रखा जाता है, वैसा फार्मिंग। हैंडलूम, कपड़े का जो तंत होता था ना उस टाइम में, तंतुज हम बोलते हैं बंगाली में, या फिर तंत बोला जाता है, तंत का ताँत, एक्चुअली ताँत होता था। ताँत ये एक थ्रेड टाइप का है, उससे ही इसको बुनते थे, पूरा प्योर कॉटन होता था, प्योर कॉटन का चीज़ आएगा। एनी हैंडीक्राफ्ट अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स, जो उस टाइम के लोकल नीड्स थे ना, जैसे कि आस-पास के लोगों को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग भी कुछ-कुछ हस्तशिल्प भी सिखाया जाता है। हैंडीक्राफ्ट मीन्स हस्तशिल्प। तो उसके साथ और क्या सब्जेक्ट्स रहेगा, मदर टंग रहेगा, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, एंड कंबाइंडली इसको हम क्या मेंशन करते थे, सोशल साइंस। पेंटिंग एंड म्यूजिक इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, पेंटिंग म्यूजिक भी बहुत लोग सीखते थे, बिकॉज ये इंडिया का एक कल्चर है। वहाँ पे जैसे अभी के टाइम पे ना, हम जैसे कोई पूजा पाठ हो गया, कुछ हो गया, तो वहाँ पे गाना गाते, भजन करते, कीर्तन करते, उस टाइम पे भी वही सब चल रहा था। लोकल सॉन्ग्स भी बजते थे, इसको हम लोक कथा भी बोलते थे, कोई कोई लोक कथा के माध्यम से ही कुछ चीज़ों को बताया करते थे। ये सारी चीज़ें चलते थे, सिखाया जाता था स्कूल्स में भी। पीटी, ड्रिल, स्पोर्ट्स जैसे होता है नॉर्मल स्कूल्स में, वही सब है। जनरल साइंस, जनरल साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी, एंड उसके साथ हाइजीन के ऊपर बहुत सारा पॉइंट्स बताया गया था। नेचुरल स्टडी के ऊपर, नेचुरल स्टडी मीन्स नेचर के साथ कैसे कनेक्ट करना है खुद को, कैसे आपका जो पर्यावरण है, दैट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ कैसे आप खुद को लिंक्ड करेंगे उसके ऊपर था। हाइजीन, कैसे खुद को सुरक्षित रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, उसके ऊपर था, हाइजीनिक पॉइंट के ऊपर। होम साइंस के ऊपर पढ़ाया जाता था, बिकॉज उस टाइम पे गर्ल्स लोगों को कुकिंग सिखाया जाता था, इस वजह से होम साइंस था, एंड अब भी है होम साइंस। एंड हिंदी फॉर दैट एरिया इन विच इट इज़ नॉट द मदर टंग, जहाँ पे हिंदी एज अ मदर टंग नहीं है, जैसे कि उड़ीसा में हिंदी तो मदर टंग नहीं है। अभी के कुछ स्कूल्स में हिंदी आ गई, हिंदी भाषा स्कूल्स बन गए हैं, हिंदी लैंग्वेज में स्कूल्स हैं बहुत सारे। बट पहले के टाइम पे ना, जैसे कि स्टार्टिंग जब हुआ था, तो उड़ीसा में उड़िया स्कूल्स रहेंगी, या फिर बंगाली बहुत इन्फ्लुएंस करता था यहाँ पे, तो बंगाली स्कूल्स भी थे। ठीक है। उसके साथ इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे। बाकी धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम्स में भी बहुत डेवलपमेंट आया, एंड हिंदी मीडियम स्कूल्स के साथ बहुत सारे हिंदी मीडियम स्कूल्स यहाँ पे बन गए, बाइलिंगुअल स्कूल्स बन गए, जहाँ पे एक से ज़्यादा भाषा में पढ़ाई होता है। अभी तो सारे स्कूल्स में ऐसे होते हैं। तो वैसे जिस एरिया में हिंदी नहीं था, वहाँ पे हिंदी किया जाता था। इसका मेरिट्स क्या है, इसका मेरिट्स ये है कि रैपिड एक्सपांसन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री मीन्स बेसिक एजुकेशन, जो आपको 7 से 14 साल का एजुकेशन है, वो बेसिक एजुकेशन है, वो सबको मिलना चाहिए। तो उसको एक्सपांड करना पड़ेगा ना, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रैपिडली बढ़ाया गया, मीन्स बहुत फास्टर रेट में, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाया गया, थ्रू आउट द कंट्री, विथ मिनिमम डिपेंडेंस ऑन पब्लिक फंड।
हम यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में डिपेंड करते थे पब्लिक फंड के ऊपर। जो लोग सहायता करते थे ना, फंड्स देते थे, पैसा देते थे, उस अर्थ के ऊपर हम बहुत कम ही डिपेंड करते थे। मतलब उस टाइम में बेसिक एजुकेशन के ऊपर बोल रही हूँ। देन नंबर 2, बीई मीन्स बेसिक एजुकेशन, ठीक है? बीई को मैंने शॉर्ट में लिखा है बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन हेल्प द डेवलपिंग स्टेटस ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री का स्टेटस को ये डेवलप कर रहा है, मतलब इसका पोजीशन को, स्थान को क्या किया, और भी ऊपर ले जा रहा है। बेसिक एजुकेशन वाज एक्टिविटी ओरिएंटेड। ये पूरा देखिए ना, क्राफ्ट ओरिएंटेड है। क्राफ्ट मीन्स कोई ये काम सीख रहे हैं हम अपने रोजगार के लिए। दैट इज कॉल्ड अर्निंग। फॉर योर अर्निंग यू लर्न दिस थिंग। आपके अर्निंग के लिए आप ये चीज सीख रहे हो। वैसे ही इसको हमने क्या मेंशन किया कि यहाँ पे हम कुछ काम सीख रहे हैं अपने अर्निंग के लिए, इसलिए एक्टिविटी ओरिएंटेड है। ये कर्म, कर्म हम बोल सकते हैं यहाँ पे कर्म स्तर पे इस पे काम किया गया है, ऐसा आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है? सो बेसिक एजुकेशन वाज एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन बेस्ड ऑन लर्निंग एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ये किस पे डिपेंड करता है? आपका लर्निंग के ऊपर, आप जो चीज सीख रहे हो। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज वो होता है जो आप खुद से करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। जब बच्चे खुद से कुछ चीज़ करते हैं तो उसमें गलत होता है, बट वो बहुत सारी नॉलेज को कैरी कर सकते हैं एंड सीख सकते हैं, बहुत जल्दी ही वो सीख जाते हैं, एंड जो कि फ्यूचर में उनको हेल्प करता है कोई एक बेसिक चीज़ को चूज करके अपनी लाइफ में अर्निंग कर सके। ठीक है? फोर्थ पॉइंट देखिए, दिस एजुकेशनल अप्रोच वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन। को रिलेशन मीन्स सपोज दो चीज़ें यहाँ पे हैं, दो चीज़ों में जो रिश्ता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप, उसी को हम कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे आपके और मेरे अंदर कोई एक संपर्क है और रिश्ता है, तो दैट इज कॉल्ड आई एम कोरिलेटेड विथ यू। मैं आपके साथ कोरिलेटेड हूँ, कोई ना कोई माध्यम से मैं आपके साथ रिलेटेड हूँ। ठीक है? सो यहाँ पे बेसिक एजुकेशन का अप्रोच था कि वो जितने भी चीज़ें हैं जो कि हमारे एवरीडे लाइफ में चाहिए, डे टू डे लाइफ में चाहिए, उसके साथ उन्होंने कनेक्शन बिल्ड किया। बेसिक एजुकेशन वाज बेस्ड अपॉन द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। हमारे सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है पता है? हमारा सोशियली जो एक्टिव हम रहते हैं ना, वही है। अभी के टाइम पे कितना एक्टिव रहते हैं सोसाइटी में, जितने भी देखिए, हम बाहर नहीं निकलते बट बहुत ही एक्टिव रहते हैं ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, एटसेट्रा में। दिस आर द मीडिया। ये सारे मीडिया है, माध्यम है। उस टाइम में तो इतना सब नहीं था। तो सोशल हेरिटेज को बढ़ाना है, दैट मीन्स जो सामाजिक संस्कृति है उसको अगर बढ़ावा देना है, अपने कल्चर को बढ़ावा देना है, तो एजुकेशन ही एक माध्यम था। क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आप सामाजिक और समाज के बारे में जान रहे हो, कल्चर के बारे में जान रहे हो, कला एंड संस्कृति के बारे में जान रहे हो, एवं संस्कृति के बारे में जाने। तो उसको आप जब सीखते हो, घर पे आके बोलते नहीं। जब आप छोटे थे तब क्या करते थे? जब भी कुछ सीख के आते थे, घर पे आप बोलते थे आज हमने ये सीखा। तो वो क्या हुआ, अपने अपने पेरेंट्स को बताया। जो पेरेंट्स अगर इलिटरेट भी है वो सीखेंगे उससे। वो लोग जब बाहर जाएंगे, मेरा बेटा ने ना ये बताया मुझको, ये उसने स्कूल से पढ़ा है, तो वो और भी एक दो पर्सन को बताए। तो ऐसे करके स्प्रेड होता है। दैट इज सोशल हेरिटेज। कैसे स्प्रेड हुआ एंड कल्चर कैसे स्प्रेड होता है बेसिक एजुकेशन के थ्रू। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेसिक एजुकेशन इज हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। दैट इज बॉडी, माइंड, स्पिरिट। आपका स्पिरिट मीन्स आपका आत्मा, बॉडी आपका शरीर, माइंड आपका मस्तिष्क। ये सब कुछ विकास इसी के माध्यम से हो सकता है, एजुकेशन के थ्रू हो सकता है। तो एजुकेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव्स है, जब हम बोलते हैं ना, अति कम में जो होता है, दैट इज जितना ज्यादा चीज है उसमें से जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। बड़े पॉइंट्स में देखेंगे तो वो आपका एम है, लक्ष्य है। तो लक्ष्य के अंदर जो छोटे छोटे से पॉइंट्स रहते हैं जिसको आप डेवलपमेंट बोलते हैं, तो वही डेवलपमेंट को यहाँ पे फुलफिल करना है। ठीक है? तो हमारा बॉडी ग्रोथ हुआ, बॉडी का डेवलपमेंट भी हुआ, मानसिक विकास हुआ, माइंड का डेवलपमेंट हो गया, स्पिरिट, सोल, दैट इज आत्मा का भी डेवलपमेंट हुआ। दिस एजुकेशनल सिस्टम inculcates social, moral as well as democratic values. Inculcate मीन्स आपके अंदर डालना। ठीक है? सपोज एक बोतल है, तो बोतल में मैंने ना पहले क्या किया, पहले कुछ चावल डाल दिया। ठीक है? उसके बाद मैंने चीनी डाल दिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। तो ये क्या हो गया ना, डिफरेंट चीजों को हमने एक जगह पे डाला। ठीक है? एक कोई एक जार है या बोतल है, उसमें डाला।
तो ये मिक्सिंग हो गया। तो ऐसे ही बच्चों के ऊपर भी हम यही एक्सपेरिमेंट किए हैं कि एजुकेशन के माध्यम से हम क्या करेंगे, इनकलकेट करेंगे। इनकलकेट मीन्स डालना, क्या इनकॉर्पोरेट करोगे या इंटीग्रेट करोगे, मोरल वैल्यूज, भाव का जो प्रकाश होता है, भाव का जो विकास होता है उसको बोलेंगे। सोशियल, सामाजिक विकास, उसके साथ डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक हम तो अभी भी है, डेमोक्रेटिक कंट्री में भी लिव करते हैं। और हम सेकुलरिज्म है, सर्वधर्म को हम क्या करते हैं, समान भावते हैं। और समान भाव से ही उसको हम क्या करते हैं, रेस्पेक्ट शो करते हैं। तो उसी के माध्यम से हम एजुकेशन को लेना चाहिए। तो एजुकेशन हमें ये देगा, एजुकेशन से आप 10 लोगों को और सिखाओगे। ये बेसिक एजुकेशन था। डीमेरिट्स क्या है, बेसिक एजुकेशन रिसीव्ड सीवियर क्रिटिसिज्म। बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। अभी देखिए गांधी जी ने जितना अच्छा अच्छा चीज सोचा, इसमें आपने देखा क्या पढ़ाई को ज्यादा वैल्यू दिया गया है, नहीं। वहां पे उन्होंने अर्निंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। दैट मीन्स एजुकेशन को हमने बेसिक रखा बट अर्निंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि लोगों के पास फंड्स ही नहीं था। तो बच्चे ओनली 2 घंटे के लिए पढ़ते थे, पढ़ाई जो करते थे ना, वो ओनली 2 घंटे। और बाकी 6 घंटे उनको काम सिखाया जाता था, क्योंकि उससे वो पैसा कमा के लाएंगे और घर वालों को हेल्प करेंगे। ठीक है। सो बेसिक एजुकेशन रिसीव्ड सीवियर क्रिटिसिज्म, उसको तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा एकेडमिक सर्कल्स में, एकेडमिक सर्कल्स में। सो दीज वेर एज फॉलोज, वो सारे निम्नलिखित हैं, वो सारे देखिए। इट वाज आर्ग्यूड दैट द स्कीम टर्न्स अ स्कूल इनटू ए सेंटर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उन्होंने क्या किया, मतलब ये एजुकेशन ऐसा बन गया जिसके माध्यम से एक स्कूल को हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना दिया। जो शिल्प शिल्प होता है ना, शिल्प शिल्प दैट मीन्स कम कम लोग जाएंगे, शिल्प को सीखेंगे, कल्चर को नहीं, कल्चर नहीं बोल रही हूँ, क्राफ्ट को सीखेंगे, शिल्प। ठीक है, क्राफ्ट को सीखेंगे, कला को सीखेंगे, एंड उसी के थ्रू डेवलपमेंट होगा। तो वैसा एक इंडस्ट्री बन गया, छोटे छोटे केंद्र बन गए ये सारे। देन टीचर हैड टू डिपेंड अपॉन द अर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। टीचर्स को अगर सैलरी चाहिए होता था ना, वो डिपेंड करते थे बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे कमा के लाएंगे और उसी से उनका घर चलेगा। बच्चों बच्चे जो कमा के लाएंगे वो टीचर्स को देंगे, एज ए पेमेंट मिला, टीचर्स को मिला, अभी टीचर अपना घर चलाएंगे। Too much emphasis on crafts and let the neglect of liberal education। जो हमें एक फ्रीडम वाला एजुकेशन चाहिए था, एक एजुकेशन स्वाधीन रूप से हमें एजुकेशन चाहिए था, पढ़ाई चाहिए था, नॉलेज चाहिए था, वो नहीं मिला। बेसिकली हम एम्फेसिस किस में रखे, क्राफ्ट्स के ऊपर, कि हमें सिर्फ अर्निंग के लिए सीखना है। कोरिलेशन इज नो डाउट इज साउंड प्रिंसिपल। साउंड प्रिंसिपल मीन्स जहाँ पे सुस्त भाव से जो चलता है, दैट मीन्स ये अप डाउन नहीं है, एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, ऐसा टाइप का जो होता है उसको हम बोलते हैं साउंड। जैसे साउंड स्लीप होता है, बहुत अच्छे से नींद होना, दैट मीन्स नॉर्मल लाइफ में चले। अप डाउन ऐसे नहीं होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, एक ही लाइन में चलेंगे। साउंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन बट कोरिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट थ्रू crafts may appear to be sometime unusual and time consuming। सो कोरिलेशन तो हम समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट्स के अंदर रिलेशन होना चाहिए जिसके माध्यम से हम नॉलेज को ले, ज्ञान को ले। बट अगर कोरिलेशन सब्जेक्ट्स के साथ क्राफ्ट्स का हो, कोई एक स्किल्स का हो, देन क्या होगा, प्रॉब्लम हो गया, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया, हम सीख नहीं पा रहे, सीख के भी हम भूल जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये रिलेशन बन नहीं पाया। Basic education cannot help in progress of modern scientific and technological development of the society। Basic education मॉडर्न साइंटिफिक मीन्स जो मॉडर्न साइंस है उसके डेवलपमेंट में कोई भी काम नहीं कर पाया, या टेक्नोलॉजिकल जो टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं अभी के टाइम पे, उस टाइम में भी तो कुछ ना कुछ तो टेक्निक्स आया होगा ना उसके पहले के पीरियड के हिसाब से। तो हम उसके हिसाब से भी डेवलपमेंट हो नहीं पाए बेसिक एजुकेशन के थ्रू। लैक ऑफ फाइनेंस, फंड्स नहीं थे, पैसा कम था, अर्थनीति के हिसाब से बहुत ही हम गरीब थे। द एब्सेंस ऑफ साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट था ना, गवर्नमेंट अभी तक भी प्योरली इंडिया का नहीं बना था, कंप्लीटली इंडिया का गवर्नमेंट नहीं था, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। सो फेल्यूर हो गया, बेसिक एजुकेशन भी फेल किया। लैक ऑफ adequate supply of efficient trained and sincere teachers was one of the most important cause for the failure of this scheme of education। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है, ये एडिकेट नहीं होगा, इनएडिक्वेट होगा, आई एन लगाना है, इनएडिक्वेट। ठीक है, आप अगर
टीचर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, देन आपको हम पढ़ाने भेज दिए। तो ऐसा नहीं है कि आप बेटर टीचर नहीं बन सकते, बट उस टाइम में जैसा एजुकेशन सिस्टम था, तो वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, तो बच्चों को कौन से माध्यम से पढ़ाएँगे? अगर ओनली जाके हर बार अ, आ सिखाते रहूँ बच्चों बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो वैसे टीचर्स नहीं थे, अच्छे टीचर्स नहीं थे। इनएडिक्वेट क्या था? सप्लाई ऑफ एफिशिएंट, इनएफिशिएंट होगा। इनएडिक्वेट सप्लाई होगा तो यहाँ पे इन एफिशिएंट होगा। बुक में एफिशिएंट लिखा गया है, गलत है एक लाइन, तो वहाँ से ही मेंशन था, तो ये चीज़ भी गलत हो गया। सो लैक ऑफ इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ इनसफिशिएंट ट्रेंड लिखा गया है, तो इनसफिशिएंट ट्रेंड एंड सिंसियर टीचर, हम ट्रेन टीचर्स भी नहीं भेज सके। इनएफिशिएंट है, इन नहीं होगा, सॉरी, अनएफिशिएंट होगा। अनएफिशिएंट, तो अनएफिशिएंट ट्रेन टीचर्स और सिंसियर टीचर्स। सो उसके वजह से क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हो गया कि इसका फेलोरिटी आया। ये क्या हो गया, हट गया, बेसिक एजुकेशन नहीं चला। तो उसके अकॉर्डिंग ये उसका कंक्लूजन है। इन स्पाइट ऑफ वेरियस ड्रॉबैक्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी गांधी जी सोशल और सोशियो इकोनॉमिकल कंसर्न, जो सोसाइटी के लिए अर्थनीति के व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने सोचा था ये पॉइंट, इट कैन नेवर बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। द फेल्योर ऑफ इट वॉज कॉज बाय इट्स मैकेनिकल इम्प्लीकेशन, जो हम मैकेनिकली सोच रहे हैं, कि दिमाग से सोच रहे हैं साइंटिफिक थॉट्स के अकॉर्डिंग कि ये होना चाहिए था, एजुकेशन में चेंजेस चाहिए था, बट इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम रह गया इसलिए नहीं हुआ। इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ हिज थ्योरी, उसके थ्योरी का मतलब महात्मा गांधी जी के थ्योरी का कोई गलती नहीं है। उस टाइम का जो फंड्स नहीं था, उस टाइम के जो स्कूल्स प्रॉपर नहीं थे, बच्चे जाते नहीं थे, उसका प्रॉब्लम था। घर वालों के पास पैसा नहीं होगा तो बच्चों को एजुकेशन कैसे देंगे, स्कूल्स कैसे बनेगा? तो इसलिए गांधी जी ने उस अवस्था के लिए, उस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ये सोचा था। बेसिक एजुकेशन इसके लिए है। हो गया? समझ आया? ये ये कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू द फ्रेम द थिंग्स ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम। जो बेसिक एजुकेशन निकला था ना, उसको फ्रेम करने के लिए, मतलब ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए। एक कोई भी एक चीज़ आप खोल रहे हो, दैट इज़ एक शॉप खोलिए, एक मॉल खोलिए, कुछ भी खोलिए, तो उसको अगर ऑर्गेनाइज़्ड नहीं किए, अच्छे से सजाए नहीं, लोग आएँगे क्या? नहीं ना। तो इस सिस्टम को थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़्ड करने के लिए जाकिर हुसैन कमिटी बना था, ठीक है? ये कमिटी वाज़ एस्टैब्लिश्ड टू फ्रेम द थिंग्स ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम, एंड दिस कमिटी कंसिस्ट ऑफ मेनी मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे थे, ठीक है? मेंबर्स का नाम याद रखिए। मैं आपको बताती हूँ क्या कौन-कौन मेंबर्स थे। दैट इज़ वेट, तो इनका नाम पहले तो क्लियरली यहाँ पे ठीक से स्पेलिंग है नहीं, इसलिए मैंने अच्छे से बताने के लिए आपको बोल रही हूँ, ठीक से सुनिएगा। दैट इज़ जेके सायदीन, यहाँ पे मेंशन नहीं है वो नाम, फिर भी मैं बता रही हूँ कौन-कौन है, सिर्फ सुन के रखिए, रिमेंबर मत करिए, सिर्फ सुन के रखो। सो यहाँ पे जो मेनी मेंबर्स हैं, वहाँ पे एटसेट्रा मेंशन कर दिया गया। काके कालेकर, दैट इज़ काके है, या फिर आप मेंशन कर सकते हैं कुछ बुक में काका है, ठीक है? उसको उस टाइम में बोला गया था काके, तो उसके अकॉर्डिंग अभी इंग्लिश में वो चेंज होके काका आ गया, काका कालेकर, ठीक है? देन उसके बाद विनोबा भावे, ये वी है, विनोबा भावे। केटी साहा, दैट इज साहा है, इंग्लिश में शाह हो जाता है, केटी शाह। किशोरी लाल, एटसेट्रा, और भी हैं पर्सन्स, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे कमिटी के मेंबर्स हैं। एंड जाकिर हुसैन जो थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो चेयरमैन थे ऑफ दिस स्कीम कमिटी। उस स्कीम के जो कमिटी मेंबर होंगे ना, वो सारे मेंबर्स हो गए। काका कालेकर, विनोबा भावे, केटी शाह, किशोरी लाल। हाँ, उसका चेयरमैन कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो उनकी रिपोर्ट को ना उन्होंने दो पार्ट्स में किया, जैसे एडम्स ने किया था, इन्होंने भी दो पार्ट्स में सबमिट किया। फर्स्ट रिपोर्ट क्या है? फर्स्ट रिपोर्ट वाज गिवन ऑन दिसंबर 1937। 1937 में उन्होंने एक रिपोर्ट दी। इट प्रेजेंटेड द प्रिंसिपल, एम्स, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन। इसके थ्रू पहला जो पार्ट था ना, उसमें क्या बताया गया कि प्रिंसिपल्स क्या है,
इसका मेन उद्देश्य क्या है, एम क्या है, एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल कैसे चलता है, स्कूल मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, उसको सुपरवाइज करना, सुपरविजन, पूरा देखभाल सब कुछ, तदारक करना, दैट इज कॉल्ड सुपरविजन, मीन्स तदारक करना, एटसेट्रा। फर्स्ट रिपोर्ट। सेकंड रिपोर्ट, इट वाज गिवन ऑन अप्रैल 1938, ये अप्रैल 1938 में दिया गया। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या मेंशन किया गया, इट टोल्ड अबाउट वेरियस क्राफ्ट कोर्सेस। उन्होंने बताया कि इस स्कीम में, जो महात्मा गांधी जी का बेसिक एजुकेशन स्कीम था, जिसको उन्होंने फ्रेम किया था, तो उसमें एग्रीकल्चर है, फिशरी है, बहुत सारा पॉइंट है। एंड उसके बाद अप्रूवल ऑफ रिपोर्ट, सो इट वाज अप्रूव बाय नेशनल कांग्रेस। हमने मेंशन किया ना, नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस ऑन मार्च 1938 एट हरिपुर। हरिपुर में इसको अप्रूवल दिया गया। आफ्टर दैट वो सारे जो बेसिक एजुकेशन का स्कीम बना, वो फिर से चलने लगा। तो 1938 के बाद कुछ सालों तक ये चला भी, बट धीरे 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 जो फॉल्टी पॉइंट्स मैंने बताया, डीमेरिट्स बताए, उसके लिए हट गया। इतना याद रहेगा, बस इतना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इतना जो पॉइंट्स मैंने बोला, जाकिर हुसैन कमेटी का दो जो रिपोर्ट है, दो पार्ट में, एंड अप्रूवल ऑफ रिपोर्ट, यहाँ तक अगर मेंशन कर दे, ऐड कर दे तो हो जाएगा। जहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन आपने मेंशन किया गांधी जी का, उसके बाद जो स्कीम का मेन प्रोपोजल था उसको लिखा, प्रोपोजल के बाद इसको लिख दीजिएगा फिलोसॉफी से पहले। तो ये इतना ही है, कैसे अप्रूव्ड हुआ, कैसे उसको ग्रहण किया गया हरिपुर में नेशनल कांग्रेस के थ्रू ऑन 1938। ठीक है, इतना आप मेंशन कर दीजिएगा, ऑन मार्च 1938, इतना मेंशन करने से हो जाएगा। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट था, बाकी सब सेम है। हो गया।